इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड, हेडिंग है, अरे इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड। तो लास्ट क्लास में आपने ना ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी निकाला था, किसी भी स्ट्रिंग में निकाला था ना ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी। v इक्वल्स टू कितना आया था, √T/m। ठीक है, यहाँ पर T क्या था, टेंशन फोर्स, और m जो है पर यूनिट लेंथ का मास था। इसको याद रखना, m जो है वो पर यूनिट लेंथ का मास है। ये ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी इस पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का वेलोसिटी। ठीक है, और लिख लीजिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ longitudinal waves, differential equation of longitudinal waves and velocity। ठीक है, इसी में दोनों ही हैं हेडिंग्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो आप पहले तो कुछ बेसिक सी चीजें समझ लो। जैसे कोई भी एक रॉड है, ठीक है, तो उस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया कितना है, a है। ठीक है, और उसका जो लेंथ है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपेयर में लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए इसके लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अब यहाँ से यदि आप इस पर एक्सियल फोर्स अप्लाई करते हैं और इसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी है, वैसे तो ये सॉलिड है लेकिन इसकी कुछ इलास्टिसिटी है, तो यदि आप इसमें इधर से फोर्स लगाएंगे तो जब तक आप फोर्स लगाएंगे तब तक ये थोड़ा नीचे आएगा, और जैसे ही आप फोर्स को रिलीज करते हैं, हटाते हैं, उसके बाद इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब आप जैसे ही फोर्स लगाएंगे दबेगा नीचे और फिर उसके बाद अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसके मतलब जो इसके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले नीचे जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद अपनी मीन पोजीशन पर आएंगे। यही तो पोजीशन होगी, ऐसे होगा, फिर उसके बाद अपने आप वो ऊपर आएंगे और फिर अपनी मीन पोजीशन पर आएंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कौन सी वेव प्रोपिगेट होगी, कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडिनल होगी ना, क्योंकि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन हो रहा है। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन जब होता है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपिगेट करेगी। जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो हमें उन्हीं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का वेलोसिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हो गया कि एरिया का मतलब तो क्या होता है, पूरे का होता है। क्रॉस सेक्शनल मतलब एक इसमें, एक पार्ट में, एक एलिमेंट में। जैसे ये वाला जो होता है ना, एंड पॉइंट पर देखें आप, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेन्स इसमें बनेंगे ना, तो एक प्लेन का एरिया है ए। ठीक है, तो आपने यदि इस तरीके से कोई रॉड ले ली है, अब इस रॉड में एक्सियल फोर्स, इसमें हमने ना कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये x = 0 से x डिस्टेंस पर और x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस पर। ठीक है, तो x डिस्टेंस पर हमने ये कोई प्लेन कंसीडर कर लिया P, या फिर इसको A या P जो भी है, और x प्लस डेल्टा x पर ये दूसरा प्लेन है Q। ठीक है, इनिशियल कंडीशन कितनी है, इनिशियली इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डेल्टा x होगा यहाँ पर। ठीक है, PQ कितना है इनिशियली, डेल्टा x। ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें एक्सियल फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ये x डायरेक्शन है तो आपने फोर्स कितना लगाया है, Fx। ठीक है, एक्सियल फोर्स लगाया तो ये क्या है, डिस्प्लेस होंगे ना, ये प्लेन्स इधर जाएगा, ये वाला P इधर डिस्प्लेस होगा, Q इधर डिस्प्लेस होगा। तो एक चीज और समझिए, जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स का वैल्यू जो है इस डिस्टेंस x के साथ इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पर लगेगा, बॉटम पर लगेगा। ठीक है, और सबसे कम टॉप पर होगा। मतलब जैसे आप प्रेशर डालेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यहाँ होना चाहिए, डिस्टेंस x के साथ इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर का जो वैल्यू है लगाएंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है बॉटम पर लगेगा।
ठीक है, समझने वाली बात है। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो Q का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा और P का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इनकी डिस्प्लेसमेंट होता है इसका साई और इसका हो जाता है साई प्लस डेल्टा साई। इससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि इन दोनों प्लेन्स के बीच में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डेल्टा एक्स ही डिस्टेंस है ना, तो डेल्टा एक्स है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यदि साई होता है आफ्टर अप्लाइंग एक्सियल फोर्स, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, साई प्लस डेल्टा साई। तो मान लीजिए इसकी जो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इसकी पोजीशन है P डैश और इसकी पोजीशन है Q डैश। ठीक है, तो पहले कितना था लेंथ, इस एलिमेंट PQ का लेंथ कितना था, डेल्टा एक्स। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ कितना होगा, P डैश Q डैश माइनस PQ, P डैश Q डैश माइनस PQ, वही तो होगा चेंज। तो यहाँ पर कितना आएगा, P डैश Q को कितना लिख सकते हैं, P डैश Q को मैं कितना लिख सकती हूँ, P डैश Q प्लस QQ डैश, P डैश Q डैश को कितना लिख सकते हैं, P डैश Q प्लस QQ डैश। ठीक है, और देखो PQ का कितना लिख सकते हैं, PQ को कितना लिख सकते हैं, PP डैश प्लस P डैश Q। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं PP डैश प्लस P डैश Q। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, QQ डैश माइनस PP डैश, और QQ डैश का वैल्यू कितना है, साई प्लस डेल्टा साई, और PP डैश का वैल्यू कितना है, साई। तो साई से साई कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, वो आ रहा है डेल्टा साई। ठीक है, ये किसका है लेंथ, हमने जो ये PQ लेंथ लिया है ना, वो एलिमेंट PQ का लिया है, एलिमेंट PQ का इनिशियल लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स, और अप्लाइंग फोर्स जब कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, डेल्टा साई। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें तो पढ़ी होंगी ना, स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो लेंथ में चेंज हो रहा है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना होगा, वो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ ऑफ PQ एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ PQ। तो चेंज, यदि आप स्ट्रेन को स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा साई, और ओरिजिनल लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स। ये आ जाएगा स्ट्रेन, इक्वेशन नंबर 1। तो लिख लीजिए इसको पहले आप, कंसिडर ए, क्या लिख रहे हो तुम, चलो बना लो। वैसे कोई भी यदि स्टार्ट करते हो आप, क्वेश्चन भी आता है ना एग्जाम में, पहले डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, पहले थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज लिखो, साइड में बनाओ, या फिर लैंग्वेज लिखने के बाद डायग्राम बनाना चाहिए। Consider a rod. Consider a rod of homogeneous and isotropic material.
whose length is much greater than the much greater than to its cross sectional area A, whose length is much greater than to its cross sectional area A. हाँ कैपिटल ए ले लीजिए. When a axial force is applied axial force is applied to the one end of this rod, then the medium particles vibrate. Then the medium particle vibrates to their mean position, Due to these vibrations, longitudinal waves propagate along the direction of rod plus x axis. ब्रैकेट में लिख लेना. Longitudinal waves propagate along the direction of cylindrical rod, ब्रैकेट में लिख देना प्लस एक्स एक्सिस. इस एक्सिस में यदि आपने रॉड का डायरेक्शन कौन सा लिया है, प्लस एक्स डायरेक्शन है ना, यहाँ पर x इजिकल टू 0 लिया है इस पॉइंट पर. ठीक है, इसका जो वन एंड है वो हमने x इजिकल टू 0 पर लिया है, तो रॉड का डायरेक्शन प्लस एक्स में हो गया ना. Consider a two plane P and Q. At a distance x and x plus delta x. At a distance x and x plus delta x from one end of the cylindrical rod. ठीक है, तो हमने यहाँ पर टू प्लेन कंसिडर कर लिए हैं एट ए डिस्टेंस x एंड x प्लस डेल्टा x पर P एंड Q फ्रॉम द वन एंड ऑफ द सिलिंड्रिकल रॉड. ठीक है, द initial length of PQ element, PQ इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा x. PQ इक्वल्स टू डेल्टा x. when axial force is applied, नेक्स्ट लाइन में लिखना, when axial force is applied, then plane P and Q displaced with distance psi and psi plus
डेल्टा साई, साई एंड साई प्लस डेल्टा साई from their original position, from their original position P and Q to P dash and Q dash, P and Q to P dash and Q dash, ठीक है। तो जब आपने एक्सियल फोर्स लगाया तो P एंड Q डिस्प्लेस हो जाते हैं विद द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट साई एंड साई प्लस डेल्टा साई, ठीक है। और P एंड Q का जो डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन सी पोजीशन है, P एंड Q कौन से पर आ गए, P P डैश पर और Q Q डैश पर, ठीक है। तो अब लिख लेना चेंज इन लेंथ, नाउ चेंज इन लेंथ, हाँ लिख लो फिर तो, change in length in PQ, change in length ही लिख लो P dash Q dash minus PQ, उसके बाद लिखते जाओ यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट तक। मैं ही हट जाऊँ, रॉड को हमने ना, वैसे तो ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, बट इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, रॉड इज इलास्टिक, क्या टेंशन प्रॉपर्टी, अब देखो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इफ, अरे रुक जाओ तुम बाद में पूछना वो चीज, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि आपने ये जो है स्मॉल एलिमेंट लिया है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इस पोजीशन पर यदि डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स होता है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो एस इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यंग मॉडुलस क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y, ठीक है, वो कितना होता है, स्ट्रेन ऑन स्ट्रेस, ठीक है, और वो स्ट्रेस अपना यही है लॉन्ग, ये स्ट्रेन है तो नीचे स्ट्रेन आता है, ऊपर स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू एस, ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखा है, तो यहाँ पर ये जो है स्ट्रेस एक तरीके से प्रेशर है, ठीक है, फोर्स ही तो है ये, तो यदि आप इसको फोर्स लिखते हैं तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इंटू एस,
और एस का वैल्यू यहाँ से लिखें तो ये हो जाएगा वाई डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि आपने इसको क्या लिखा है, डेल साई बाई डेल एक्स लिखा है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। अरे स्ट्रेस जो होता है वो एक तरीके से फोर्स ही तो होता है। नहीं नहीं, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स इनटू एरिया, ठीक है। तो यहां से ठीक है, तो अब इसको यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इनटू स्ट्रेस, ठीक है। तो फोर्स को कितना लिख सकते हैं आप, ए, और स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, वाई इंटू एस, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर्स। अब देखो फोर्स का जो वैल्यू है वो इस पी पॉइंट पर अलग होगा, क्यू पर अलग होगा, क्यू पर ज्यादा होगा, और क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्या है, बॉटम पर सबसे ज्यादा होगा ना, तो क्यू पॉइंट पर अलग होगा, पी पर अलग होगा। एक्चुअली में जो फोर्स का वैल्यू है वो डिस्टेंस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्स वैल्यू इंक्रीज होगा तो इस फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर फोर्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। यदि हम पी पर लिखें फोर्स एट पॉइंट पी, यानी कि फोर्स एट पॉइंट पी वाला जो प्लेन है उस पर कितना होगा, ए वाई और एस पी लिख सकते हैं ना मैं इसको, और एस पी कितनी पोजीशन पर है, यहाँ से एक्स पर, तो इसको मैं एस एक्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और एंड फोर्स एट पॉइंट क्यू, क्यू पर कितना होगा, ए वाई एंड स्ट्रेस एट पॉइंट, ये क्यू पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमें अब पी क्यू एलिमेंट में नेट फोर्स निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे, एफ क्यू माइनस एफ पी, रिजल्टेंट फोर्स यदि निकालना है। तो यहाँ तक नोट कर लो आप, इक्वेशन 1 तो आपने लिख ली थी ना, उसके बाद लिख लो फॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं डेल साई बाई डेल एक्स, एंड वी नो दैट यंग मॉडुलस y is equal to stress upon strain. आज तुम्हारा जोड़ीदार बदल गया, हाँ इसके साथ, और पता है ये और बात नहीं करता है, बगल वाला ही बात करता है। कौन मैम, कंटिन्यू उसके कान में बोला ही जा रहा है, ये बोल रहा है, जो तुम्हारे पास में बैठता है वही बोलता रहता है, ये बैठ जाता है तो ये बोलता रहता है कंटिन्यू। कहाँ तक लिख लिया आपने, फोर्स का ये वैल्यू लिखना था बस, ये लिखना था यहाँ तक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड तक ही लिखना था, फिर अब तुमने लिख लिया है ना, चलो ठीक है। Force acting at plane P, force acting at plane P is equal to A by Sx. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना फोर्स एक्टिंग एट प्लेन Q, फोर्स एक्टिंग एट प्लेन Q, now resultant force, now resultant force
ऑन पी क्यू इन प्लस एक्स डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एफ क्यू माइनस एफ पी, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वाई तो देखो दोनों में ही कॉमन है, एफ पी और एफ क्यू दोनों में ही ए वाई कॉमन है, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, एस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब देखो यहाँ पर ये चीज समझ लो बस थोड़ी सी, इतना तो आप लिख ही लोगे। देखो यहाँ पर जो एस एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन कौन से प्लेन पर है, क्यू प्लेन पर है। तो देखो पी तक कितना था स्ट्रेस, एस एक्स वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस में चेंज होगा एस में विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एस एक्स तो रहेगा पी पॉइंट तक, ठीक है, प्लस ये पी तक हो गया, हमें निकालना है क्यू पर ही तो निकालना है एस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये वाला कौन सी क्यू वाला प्लेन कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर, तो हमें इस पॉइंट पर निकालना है। तो इतना तो रहेगा ही रहेगा एस एक्स। अब इस डिस्टेंस के लिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ तक एस एक्स रहेगा, उसके बाद चेंज इन एस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितनी डिस्टेंस के लिए, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स रेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा एस एक्स, तो एस एक्स से एस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ए बाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी ना, वहां से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एस का वैल्यू कितना था, डेल साई बाई डेल एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस इज इक्वल टू कितना था, डेल साई बाई डेल्टा एक्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बाई, अब देखो एस का वैल्यू यहाँ पर रखती हूँ मैं डेल साई बाई डेल एक्स, तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। एस का वैल्यू रखते हैं आप डेल साई बाई डेल एक्स, एस का वैल्यू रखा है डेल साई बाई डेल एक्स, तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 इतना लिखो। उसके बाद क्या करना है आपको, न्यूटन्स लॉ इक्वेशन से एफ इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, वहां से आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना नोट कीजिए, है मेरे पास, ठीक है। अब तुम अपना काम करो। कल से ये यहाँ स्टूल लेके यहाँ बैठेगा, ये बैठ जाए बस। तुमने एक दो बच्चों ने बिल्कुल ही भी ईएमटी पेपर नहीं पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा ईएमटी वाला पेपर, हाँ हाँ, और इनका तो वो भी निकल गया ना, मैं उसी टाइम पे तो वो चल रहा था मैकेनिक्स भी, हाँ जो भी है मैकेनिक्स, और 2 पेपर नहीं पढ़े ना, कब पढ़ोगे उनको, वही तो बताऊंगा ना, हमने तो एक दिन पढ़े, जर्नी है, हाँ तुमने तो ऑप्टिक्स में भी बहुत लेट आए हो, फिर कब पढ़ोगे, बस इतना बता दो, 40-60 नंबर का, और तुम दोनों तो शुरू से आ रहे हो, तुम दोनों
लिखो। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू इतना लिख लिया ना आपने। अब उसके बाद देखो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से एफ किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने ये जो फोर्स है इसमें ये मास निकालना है, ठीक है। और फोर्स हम किस में, ये रिजल्टेंट फोर्स हमने किस में निकाला है, पीक्यू प्लेन के लिए निकाला ना, पीक्यू एलिमेंट के लिए। रिजल्टेंट फोर्स इस पीक्यू एलिमेंट पर एक्स डायरेक्शन में निकाला है, ठीक है। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपको जो फोर्स है वो पीक्यू के लिए ही निकालना है, ठीक है। तो पीक्यू के लिए निकालेंगे तो ये मास भी किसका होना चाहिए, पीक्यू एलिमेंट का मास होना चाहिए। तो यदि हम इसको ऐसा कंसीडर कर लें, तो इसको मैं यहाँ पर, चलो उसको रहने दीजिए, यहाँ पर मास ऑफ पीक्यू निकालना है। उसके लिए यदि मैं ऐसा कंसीडर कर लूं कि इस रॉड का डेंसिटी जो है वो डी है, रॉड का हमने डेंसिटी ले लिया डी है, जो भी इसके अंदर मीडियम है उसका, और क्या ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ठीक है। और ए बी का जो पीक्यू का जो विड्थ है वो कितना है, लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यदि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और उसका लेंथ कितना है डेल्टा एक्स, तो लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम बन सकता है ना। तो ये लेंथ इनटू एरिया होकर के ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, और देखो हमने जो लेंथ लिया है वो किसका लिया है, पीक्यू का, तो यहाँ पर ये मास भी किसका होगा, पीक्यू का। तो मास ऑफ पीक्यू वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ए इनटू डेल्टा एक्स हो तो गया, ये इस मास इसका आ गया। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ मास को डी ए डेल्टा एक्स, ठीक है। और ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम का डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये एक फोर्स का इक्वेशन आ गया एक्स डायरेक्शन में, और ये इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन ऑफ 4 एंड 5 से आप कंपेयर कर सकते हैं ना, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से निकाला, ये आपने यंग मॉडुलस से निकाला है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे पहले if d is the density, if d is the density of material of the rod, if d is the density of material of the rod, then the mass of element pq, then the mass of element pq when delta x is the length of pq, x is the length of pq, ठीक है। तो आपको लिखना तो बस यही है, मास ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, इतना। साइड में ब्रैकेट में चाहे तो आप ये लिख लेना, समझने के लिए लिख सकते हैं। वैसे मास ऑफ पी क्यू कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डी ए, अभी उसको नहीं लिखना है, मास ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डी ए इंटू डेल्टा एक्स लिखो। ठीक है। अब ये साइड में यदि आप लिखना चाहें समझने के लिए तो लिख लो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। If the acceleration of the, next line में लिखना, if the acceleration of this small element pq, if the acceleration of this small element pq is del 2 psi by del t square, if the acceleration of this small element pq is del t psi by del t square, ये एक्सेलरेशन है।
इसका मतलब तुम्हें एक्सेलरेशन का मतलब नहीं पता, टाइम का डबल डेरिवेटिव भी तो होता है। ये वाला डेल्टा बनाना है, ठीक है, और जो आपने डेल्टा एक्स लिया है ना, ये वाला डेल्टा एक्स, वो उसका लेंथ है। ये वाला कौन सा होता है डेल्टा एक्स, जो चेंज इन एक्स होता है ना, मतलब कि चेंज इन एक्स, यहाँ पर अलग पोजीशन है, यहाँ पर अलग है, और ये डेरिवेटिव वाला है। हाँ हाँ, उसको आप ट्रायंगल वाला भी बना सकते हैं। हाँ, किसका पोजीशन का, तो पोजीशन का ही तो है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमने साई लिया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, साई तो है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का ही टाइम डेरिवेटिव तो होता है एक्सेलरेशन, समझ गए ना। अरे एक्स डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट पी क्यू के लिए तो साई लिया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का ही तो डबल टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। समझ आ गया उस डेल्टा को, हाँ उसको ये वाला डेल्टा आप ट्रायंगल बना सकते हैं, चेंज इन एक्स, ठीक है, ये वाला डेरिवेटिव वाला है, ठीक है। अब ये लिख लिया आपने, लिख लिया, अब लिखो, नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, motion resultant force in x direction, resultant force in x direction, सेकंड वाला एक बार बताना कैसा होगा, पहला और तीसरा तो आ गया। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब वही तो हो जाता है। अरे तुम तो है ना, पता नहीं कैसे आ गए यहाँ तक। dp बाई dt होता है ना चेंज इन मोमेंटम, p का वैल्यू रखेंगे आप mv, ठीक है, तो यहाँ पर mv लिखते हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई dt, ठीक है, और dv बाई dt को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, v जो है वो वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं m d2s बाई dt स्क्वायर, और ये डबल टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये तो पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी तुम भी देख लो, अब ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डबल टाइम डेरिवेटिव, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने साई लिया है, ठीक है, अब लिख लो fx इज इक्वल टू एम पी क्यू इंटू ए, fx इज इक्वल टू एम ए, यहां से लिख लो, हाँ एम पी क्यू ए, लिखा। अब इसमें आप ए का वैल्यू रख दो और मास ऑफ पी क्यू दोनों वैल्यू रख दिए, मास ऑफ पी क्यू डी ए इंटू डेल्टा एक्स और ए का वैल्यू डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, ठीक है, 4 and 5 से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो ये आएगा ए बाई डेल टू साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी ए डेल्टा एक्स डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो रहा है, ए से, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन डी डेल टू साई बाई, मेरे दिमाग का कचरा मत किया करो तुम, अपना ही रखो बस। अब देखो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है
वो एक प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं। वन डायमेंशनल डिफरेंशियल वेव इक्वेशन क्या बताई थी, सामने लिख रही है तब भी, डेल टू साई बाई डेल्टा, ये बताई थी, डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेशन देख लो, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। कल नहीं है, पहले दिन की है। ये मत भूल जाना कि तुम जिंदा हो। ये थी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। तो अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, y अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन डी का रूट। अच्छा, इंग्लिश में हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, यूट्यूब पे मैंने चैनल केमिस्ट्री के पढ़ाना लिख लिया क्या आपने? इक्वेशन 6 इज a differential equation for the longitudinal waves. Equation 6 is the differential equation for the longitudinal waves in an elastic rod. Longitudinal waves in a elastic rod and equation 7 represents the velocity of longitudinal waves depends upon the Young's modulus of its material and the density पर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी एंड यंग मॉडुलस।